बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम Bismillahirrahmanirrahim. Beta, this is the most recent paper now available on the internet from your AS Biology syllabus. This is variant February March 2025. 1 hour 14-15 minutes का paper. Variant 2 ये तुम्हारा ही variant है. And again, it's a paper of 60 marks. सही है जी. तो मेरे बच्चे, this is the paper जो मैं हमेशा चाहे physics हो, chemistry हो, I would highly suggest कि आप इस पेपर को अपने recent year के या previous एक साल पहले के फरवरी मार्च वेरिएंट भले बाकी ना करो, लेकिन रीसेंट 1 या 2 साल पहले के फरवरी मार्च के वेरिएंट्स और जो रीसेंट ईयर का फरवरी मार्च का वेरिएंट है वो कर लें. एंड लुक, ट्राई टू अंडरस्टैंड द वैरायटी एंड द स्टाइल ऑफ क्वेश्चन जो आपके पास आ रहा है. ठीक है ना. और उससे आपको काफी लर्निंग होगी. सही है. तो आज हम इंशाल्लाह इस पेपर को शुरू करेंगे. दिल में मेरे आ रहा था कि मैं इस पेपर को उल्टा रिवर्स में शुरू करूं, तो ताकि जो है ना वो कुछ जरा चेंज हो जाए. तो अगर आप इजाजत दे तो रिवर्स में कर लें, तो मसला तो नहीं है ना. सर चल, यस सर. लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं. ओके, वी हैव क्वेश्चन नंबर 6. लेट्स डू इट विद लास्ट क्वेश्चन. ठीक है. तो इसे रेलेवेंट, यूजुअली ज्यादा सिग्निफिकेंट चैप्टर्स आ जाते हैं, तो थोड़ा सा इससे पहले कि हम टायर्ड हो जाएं तो ये कर लेते हैं. चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं. पार्ट ए को देखते हैं बच्चों. तो figure when 6 point shows my photomicrograph of individual cells from root tip of an onion Allium species. क्या ये हम पहले भी कर चुके हैं? याद है रूट टिप अनियन का ही आया था जो हमारा शायद फरवरी मार्च का वेरिएंट था, उसमें भी आया था. एट डिफरेंट टाइम्स इन माइटोटिक सेल साइकिल. माइटोटिक सेल साइकिल के डिफरेंट टाइम्स हैं. क्या मुझे कोई बता सकता है बिफोर लुकिंग एट द क्वेश्चन कौन सा स्टेज शो कर रहा है गाइस एंड गर्ल्स? सर ए टेलोफेज है. स्टार्टिंग विद, अगर 6A से स्टार्ट करें तो 6A पर आपको कौन सा फेज नजर आ रहा है गाइस एंड गर्ल्स? टेलोफेज. दो न्यूक्लियाई हैं, तो मोस्ट लाइकली इट इज, बोलो, टेलोफेज. व्हाट अबाउट बी? प्रोफेज. सर प्रोफेज. इज इट प्रोफेज? यस सर प्रोफेज. यस सर. व्हाट अबाउट सी? टेलोफेज. 2 न्यूक्लियाई आर विजिबल, अगेन टेलोफेज ही आप इसको कह सकते हो. व्हाट अबाउट लेट टेलोफेज होगा फिर वो. अब वो अर्ली लेट देखते हैं ना, सवाल में डिवीजन है कि नहीं, वो तो आगे जाके पता चलेगा. आगे चलो. एनाफेज. एनाफेज. दिस इज क्लियरली एनाफेज. ठीक है. एंड देन वी हैव व्हाट इज दिस? प्रोफेज. प्रोफेज. प्रोफेज, क्योंकि आप देखते हो कि क्रोमैटिन इज देयर. एंड व्हाट अबाउट दिस वन? मेटाफेज. अच्छा, वी डोंट नो ना सवाल क्या है. सवाल देखेंगे तो पता चलेगा क्या पूछा हुआ है. Place the letters representing the individual cells in the correct sequence. Okay, sequence में लिखना है. तो अगर हमने उसने B सबसे पहले लिख दिया, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ये प्रोफेज है. यस और नो? ठीक है ना. अब B के बाद क्या आना चाहिए? What do you think बेटा? सर E सर आ जाएगा. सर F आएगा ना. अच्छा चलो मेरे बच्चे जरा गौर से देखो. F तो बाद में आएगा ना. व्हाट अबाउट दिस? ये भी तो प्रोफेज है ना. और अगर आप देखें इसमें कंडेंस क्रोमैटिन है और इसमें लूज हो गया है, तो डोंट यू थिंक कि बी के बाद पहले ई आना चाहिए? बोलो बच्चों. बिल्कुल ई आना चाहिए. ओवर कॉन्फिडेंस में गलती नहीं कर देनी. अच्छा आगे चलो. उसके बाद फिर कौन सा आना चाहिए बेटा? जल्दी से बता दो. डेफिनेटली अब तो एफ आ जाएगा सर. उसके बाद मेटाफेज के बाद क्या आना चाहिए? बी. ठीक है. उसके बाद फिर ए और सी में से पहले क्या आना चाहिए? अगर आप गौर से देखें, यहाँ न्यूक्लियस बिल्कुल फॉर्म हो गया, यहाँ फॉर्मेशन हो रही है. तो पहले क्या आ जाएगा? ए एंड देन क्या आ जाएगा? सी. यस और? इट वाज प्रीटी सिंपल. 1 नंबर का सवाल था. याद रखें, सारा ठीक होगा. जब सारा ठीक होगा तो आपको 1 नंबर मिलेगा. अगर इसमें कोई भी गलत होगा तो 1 नंबर नहीं मिलेगा. अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर बी इंटरफेस नहीं है. बी इंटरफेस, अरे बी इंटरफेस कैसे हो गया बेटा? ये सवाल नहीं पढ़ा आपने? डिफरेंट टाइम्स इन दी माइटोटिक सेल साइकिल. क्या माइटोटिक प्रोसेस के अंदर इंटरफेस आता है? मुझे बताओ बेटा. हाँ भाई रिजवान अली, क्या नहीं आता बेटा? तो सवाल गौर से पढ़ लिया करो बच्चे. ठीक है. और इसीलिए उसने बी करके भी दे दिया कि अगर किसी को कंफ्यूजन है तो बी का बी, मतलब अगर ओवरलैप हो रहा है तो बी उसने करके दे दिया. आर वी ऑल गुड टू गो इन दिस क्वेश्चन गाइस एंड गर्ल्स? यस सर. चलो आगे चलते हैं. सेल ए is in figure 6.1 is one of the main stages of mitosis. सेल ए कौन सा स्टेज था भाई? टेलोफेज था ना. ठीक है. अच्छा, डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट, अगर बच्चों वाला सवाल, ये तो थ्योरी का सीधा सीधा सवाल है जी. टेलोफेज में कौन से इवेंट्स होते हैं? मेन स्टेजेस बताने हैं भाई. टेलोफेज में मेन स्टेजेस कौन से होते हैं? याद करें.
Sir, nuclear envelope starts to appear. न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म होता है, न्यूक्लियस रिफॉर्म होता है ना। Decondension. अच्छा, न्यूक्लियर जो एनवेलप Accumulation रिफॉर्म of होता है। mortal cells. अरे एक मिनट इतना ज्यादा नहीं बोलो बेटा, बहुत डिस्टर्बेंस होगी, फिर बात ना मेरी समझ आएगी। थोड़ा मुझे पता है बहुत एक्साइटेड हो गए हो, तो लेट मी से दोस पॉइंट्स, इफ यू अग्री लेट मी नो। क्या होता था बेटा? टेलोफेज। हम आपने कहा कि फेज टेलोफेज है, वी नो दैट ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। अंदाजा ये हो रहा है कि रीसेंट ईयर में माइटोटिक सेल साइकिल पे लाजमी सवाल आ रहा है। तो टेलोफेज, अब टेलोफेज में क्या होता था, अगर मैं डायग्राम से याद दिलाऊं तो टेलोफेज में होता ये था, अगर ये सेल है तो ये क्रोमैटिन जो है लूज होके यहाँ पहुंचता था क्रोमोसोम। Yes, उसके sir. बाद क्या क्रोमोसोम कंडेंस होते रहे, इसमें क्रोमोसोम की कंडेंसेशन होती थी दोबारा से। No, sir. क्रोमोसोम दोबारा कंडेंस होते थे No, या नहीं sir. होते थे? भाई No, क्रोमोसोम sir. यहाँ पर लूजेंट फॉर्म में होते थे, तो लूजेंट फॉर्म में मौजूद जब क्रोमोसोम्स थे तो क्या वो यहाँ कंडेंस होते थे? No, sir. Condense नहीं होते. नहीं, कंडेंसेशन वाज नेवर एन इवेंट। इवेंट क्या होता था बेटा, बोलो? ये Sir, they न्यूक्लियर, uncoil. इनके इनके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म होती थी, यस और नो? Yes, sir. न्यूक्लियस वापस आता था, यस और नो? वापस डेंस बॉडी जो न्यूक्लियस थी वो वापस आती थी, और क्रोमोसोम्स की क्या होती थी? अनकॉइलिंग होती थी, यस और नो? जो Yes, sir. क्योंकि कंडेंसेशन कब होती थी? कंडेंसेशन तो होती थी प्रोफेज में, यस और नो? तो कंडेंसेशन Yes. का ऑपोजिट क्या था कि क्रोमोसोम वापस से अनकॉइल होके लूज हो जाते थे। लूज होने का मतलब, अगर ये कंडेंस थे तो वो लूज होके क्या बन जाएंगे? फाइन थ्रेड्स बन जाएंगे, यस और नो? Yes, sir. तो बेटा ये 2 नंबर का है, इसमें कोई 2 बातें लिखनी है, सारी बातें लिखने की जरूरत नहीं। कोई भी 2 बातें लिखते हैं तो आप क्या बोलेंगे? जी बेटा। सर, स्पिंडल फाइबर भी तो ब्रेक डाउन हो जाता है। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। स्पिंडल फाइबर ब्रेक डाउन हो जाता है, सेंट्रियोल ब्रेक डाउन हो जाते हैं, यस और नो? यस सर। बिल्कुल, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म सारे लिख दूं? 2 लिखने। न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म अराउंड किसके? क्रोमोसोम। हम इनको क्रोमोसोम्स कहते हैं विद हाफ कंटेंट, यस और नो? क्रोमोसोम्स कहते हैं विद हाफ कंटेंट। और फिर क्या था? न्यूक्लियस रीअपेयर, ये आपने बिल्कुल स्ट्रेट अवे पढ़ा हुआ है। इसी तरह सेंट्रियोल्स ब्रेक डाउन, इसी तरह सारे रिवाइज कर लेते हैं। क्रोमोसोम्स अनकॉइल, इसी तरह स्पिंडल नेटवर्क, बोलो बेटा? ब्रेक्स डाउन। तो ये सारे इवेंट होते रहे। हमने तो 2 ही लिखने हैं कोई, ये तो मैंने, ठीक है, रिवाइज हो गया सारे बच्चों को कि बेटा जब ये जाते थे तो वहां पर जाके दोबारा से लूज हो जाते थे। लूज होने के नहीं बेटा, डॉटर सेल तो बिल्कुल हाशिम कह रहे हैं डॉटर सेल लिख सकते हैं। बेटा मुझे बाकी बच्चे बताएं, अगर यहाँ लिखेंगे डॉटर सेल आर फॉर्म, सही होगा गलत होगा? सर गलत होगा, गलत होगा। क्यों? वो तो साइटोकाइनेसिस में होता है ना बेटा। साइटोकाइनेसिस में जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है फिर डॉटर सेल बनते हैं हाशिम। तो नाउ ये आप गलत हो जाएगा अगर आप लिखोगे 2 डॉटर सेल। रबिया क्लास में मौजूद है, तो क्या होता है अब्दुल हादी, एवरीबॉडी एल्स इन द क्लास? न्यूक्लियर एनवेलप वापस आ जाता है, न्यूक्लियस वापस आ जाता है, सेंट्रियोल ब्रेक डाउन हो जाता है, क्रोमोसोम अनकॉइल हो जाते हैं, स्पिंडल नेटवर्क जो है वो भी ब्रेक डाउन हो जाता है। दीज वर द की इवेंट्स फ्रॉम द टेलोफेज। आगे चलें? क्लियर है बेटा? कोई सवाल है? कोई सवाल है अभी पूछो बेटा। नो सर, नहीं है। चलो आगे चलें। कंप्लीट टेबल 6.1 by stating the term that matches to each of the following description। अरे बच्चों वाले सवाल आ रहे हैं भाई, ये तो माशाल्लाह। ठीक है बेटा, क्या है? रीजन ऑफ डीएनए विद रिपीटेड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस लोकेटेड एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम। हाँ भाई, सीधा सीधा है। टेलोमेयर्स। वेरी गुड। क्या होता है बेटा? टेलोमेयर। ठीक है, किसी को मसला तो नहीं है। हमने क्या पढ़ा था? मॉलिक्यूलर कैपिंग्स होती हैं क्रोमोसोम पे, एंड होते हैं, रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है। अब रिवाइज करा दूं, थोड़ा रिवाइज कर लो। व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस कि बेटा इसमें रिपीटेड सीक्वेंस क्यों होती है? हमने पढ़ा था जब डीएनए रेप्लिकेट होता है तो डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट रेप्लिकेट दी फुल लेंथ ऑफ डीएनए। पढ़ा था कि जो आखिर का जो पार्ट है वो डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेट नहीं कर पाता। और हर बार जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है तो क्या होता है कि जो डीएनए की लेंथ है वो कट डाउन होती जाती है, शॉर्टन होती जाती है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने जो टेलोमेयर दिया है वो इजाफी और फालतू दिया है, ताकि जो डीएनए लॉस हो वो कहां से हो? टेलोमेयर से हो। लेकिन जब टेलोमेयर खत्म हो जाता है तो क्या फंक्शनल लॉस शुरू हो जाता है डीएनए का, यस और नो? यस सर। और कौन सा एंजाइम हुआ करता था जो इस टेलोमेयर टेलोमेरेज। तो ये सारा
अच्छा, अंतालिया चैट में लिख रही है, आई हैव ऑब्जर्व क्वेश्चन में स्पिंडल डिसइंटीग्रेट लिखा होता है, कुछ में स्पिंडल ब्रेकडाउन, व्हिच वर्ड डू यू सजेस्ट? बेटा दोनों ही एक्सेप्टेबल है। डिसइंटीग्रेट इज मोर टेक्निकल वर्ड, यू कैन राइट बोथ ऑफ देम, दिस मीनिंग सेम, ठीक है। स्पिंडल ब्रेकडाउन, स्पिंडल डिसइंटीग्रेट दोनों सेम है, ठीक है। कीवर्ड का फर्क है, दोनों अल्टरनेटिव वर्डिंग्स हैं। तो टीलोमेयर आ गया, चलो। ऑर्गेनाइजेस माइक्रोट्यूब्यूल टू फॉर्म स्पिंडल इन एनिमल सेल्स। हाँ जी, सेंट्रिओल। अच्छा, अब जल्दी से बता दो, सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम में क्या फर्क होता है बेटा? देखते हैं कौन बताता है। सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम में क्या फर्क होता है बेटा? सेंट्रोसोम तो पेयर होता है। सेंट्रोसोम हम पेयर को कहते हैं, किसको कहते हैं? सेंट्रियोल्स का पेयर। सेंट्रियोल के पेयर को सेंट्रोसोम कहते हैं, दिस इज सेंट्रोसोम, और उसमें एक यूनिट क्या है? सेंट्रियोल है। ठीक हो गया। अच्छा, डैश पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन टू सिस्टर क्रोमैटिड। हाँ भाई, सेंट्रोमेयर। सेंट्रोसोम कौन कह रहा है? इट्स नॉट सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम तो अभी बताया ना बेटा मैंने, सेंट्रियोल के पेयर को सेंट्रोसोम कहते हैं। So telomere is the region of DNA with repeated nucleotide sequences. ठीक है? What is the importance of telomere? It prevents the functional loss of nucleotide, prevents your aging. Yes or no? And then centriole is the structure in the animal cell that organizes the microtubule to form spindle fiber. And then centromere is the point of attachment, जहां पर spindle fiber आकर अटैच होता है। और अगर मैं एग्जैक्टली कहता कि जनाब अली सेंट्रोमेयर है और सेंट्रोमेयर के अंदर कहाँ एग्जैक्टली अटैचमेंट होती है, तो फिर आप क्या कहते हैं? काइनेटोकोर जी, फिर काइनेटोकोर कहते हैं जी बेटा। सर फॉर सम रीजन अगर हम सेंट्रियोल के बजाय सेंट्रोसोम लिख देते हैं तो कुछ गलत तो नहीं होगा ना? यहाँ पर सेंट्रियोल के बजाय नहीं, बिल्कुल ठीक होगा। ओके सर, बिल्कुल ठीक होगा। एक एक करके बेटा, गना पहले पूछ लो। जी सर, सेंट्रोसोम में बस सैक भी इंक्लूडेड होता है जिसके अंदर सेंट्रियोल होता है। सैक ये इसकी बात कर रहे हो? जी नहीं बेटा, सैक तो मैंने समझाने के लिए बना दिया, सैक नहीं है, फ्री बॉडीज हैं ये। ओके ओके, सैक तो मैंने समझाने के लिए बना दिया। सॉरी जी, अलीना बोलो। सर ये काइनेटोकोर वाला वापस रिपीट कर सकते हैं आप? बेटा देखो, यहाँ क्या कहा था? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन टू सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो सिस्टर क्रोमैटिड्स के दरमियान जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है ये है ना, ये सिस्टर क्रोमैटिड है, ये एक सिस्टर क्रोमैटिड है, ये दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड, तो इनके दरमियान पॉइंट ऑफ अटैचमेंट सेंट्रोमेयर है, ठीक है। लेकिन अगर वो कहता कि भाई वो पॉइंट बताइए जहां पर स्पिंडल आके अटैच होता है, तो हमने पढ़ा था कि स्पिंडल कहाँ अटैच होता है, कि सेंट्रोमेयर पर एक डिस्क होती थी काइनेटोकोर, वहां अटैच होता था, याद है? जी सर। ठीक है, तो वो मैंने क्या कहा कि यहाँ पर काइनेटोकोर नहीं लिखोगे। किसी बच्चे ने चैट में लिखा हुआ है, तो बेटा जिसने अगर ये सोच के रखा है, नहीं बेटा सना कह रही है काइनेटोकोर भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि क्या लिखा हुआ है देखो, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन टू सिस्टर क्रोमैटिड। सिस्टर क्रोमैटिड के दरमियान तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट सेंट्रोमेयर होता है। स्पिंडल कहाँ अटैच होता है? तो हमने कहा स्पिंडल जहां अटैच होता है वो, उसमें फिर सेंट्रोमेयर भी लिख सकते थे और काइनेटोकोर भी लिख सकते थे। इज दैट क्लियर? चलो, एक सवाल कंप्लीट हो गया। सुनहरा समझ आया? ऊपर से गया सारा, मनाल, एवरीबॉडी एल्स, आयशा, आनिया, रूब, लवीना, प्रेरणा, उजैफा, हमजा, कशफ। आज बच्चे पूरे आ गए क्या? कल परसों में तो बच्चे पूरे नहीं थे, आज कैसे आ गए हो तुम लोग सारे? जी, बरीरा, आयशा, फरिया, पराचा, सालार, अजवाली, अहमद, मुआज, एवरीबॉडी एल्स इन द क्लास क्लियर। चलो, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ओके, अब देखो क्या पता चला, एक मिनट, लेट मी टेक यू बैक। अब पता चला कि फरवरी मार्च का वेरिएट हम रीसेंट ईयर का कर रहे हैं। यू विल हैव अ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, कुछ ना कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा, और हो सकता है यही आ जाए, स्टेजेस से रिलेटेड आ जाए, हो सकता है कि जनाब अली इस चैप्टर से कोई टीलोमेयर की डायग्राम आ जाए, ठीक है ना। तो या अंदाजा क्या हुआ कि यू विल हैव अ डेफिनेट, देखो क्या ये पूरा सॉलिड मार्क का क्वेश्चन था या नहीं था? बिल्कुल था। ये पूरा सॉलिड मार्क का क्वेश्चन था जिसमें कीवर्ड्स लिखने थे और आपको आंसर, और इसमें 6 आउट ऑफ 6 लेने में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। तो मालूम हुआ कि यू विल हैव क्वेश्चन, खासतौर पे लेटर पार्ट ऑफ द पेपर में, कि जो सॉलिड मार्क का क्वेश्चन होगा जिसमें 1 वर्ड या 1 सेंटेंस आंसर लिखकर आपको नंबर मिलेंगे। तो दिस इज दी पैटर्न, दिस इज शोइंग, क्योंकि जब एग्जाम बनाया जाता है ना बेटा, फरवरी मार्च का, अक्टूबर नवंबर का या मई जून का, तो उनको एक ही पैटर्न दिया जाता है, उसमें क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन चेंज की जाती है, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन सिमिलर रखा जाता है। चलें आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। ओह, ये तो नजर आ रहा है डीएनए का आ गया।
तो अब देखो नजर आ रहा है कि काफी ज्यादा डीएनए का चैप्टर काफी फोकस्ड है। तो Yes, मर्क sir. एंड एनीबडी एल्स जिसने डीएनए के चैप्टर में कोई भी कमजोरी छोड़ी भी है तो यू आर एट अ रिस्क। चलो बेटा शुरू करते हैं। ये भी सॉलिड मार्क का लग रहा है, 4 नंबर यहाँ मिल रहे हैं। देखते हैं क्या कहता है। यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन डीएनए। ये पहले भी हम कर चुके हैं, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक का पिछले पेपर में भी आया था ना शायद। Yes, चलो sir. कंप्लीट द पैसेज। In eukaryotic cell, the DNA is located mainly in the chromosome of the nucleus. Chromosomal DNA is associated with protein called Histones. histone. किसी को कंफ्यूजन हो Stone. दरमियान में रोकना मुझे, ठीक है। The two other eukaryotic cells structures that contain DNA are mitochondria. Mitochondria में भी DNA होता है, और कहाँ पर होता है? Chloroplast. Very good. Chloroplast. क्लोरोप्लास्ट। और ये आपको अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह पता है, क्लोरोप्लास्ट के बाद भी अपना डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद भी अपना डीएनए होता है। और अच्छा, अगर चलो मैं इसमें एक और लर्निंग ऑब्जेक्टिव तुम्हारा पूरा करूं। अगर मैं तुमसे पूछता कि सेल में न्यूक्लिक एसिड कहाँ कहाँ होता है अदर देन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अलावा न्यूक्लिक एसिड कहाँ कहाँ होता है? Cytoplasm and ribosomes. माइटोकॉन्ड्रिया में होता है न्यूक्लिक एसिड, यस और नो? Yes, sir. Yes. इन फॉर्म ऑफ डीएनए, इन फॉर्म ऑफ डीएनए। क्लोरोप्लास्ट में होता है, यस और नो? इन फॉर्म ऑफ डीएनए। Yes. अच्छा, व्हाट अबाउट राइबोसोम में होता है? Yes, Yes. sir. इन फॉर्म ऑफ राइबोसोमल आरएनए। RNA. एंड व्हाट अबाउट साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म में होता है Yes, sir. इन फॉर्म ऑफ tRNA. ट्रांसफर आरएनए। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है क्या? वो सन्नाटा क्यों छा गया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है? Yes, Sir. No. No. नहीं गधों, क्यों नहीं होगा? जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे बना होता है? राइबोसोम से है ना? तो भाई राइबोसोम से बना हुआ है ना। इट्स अ मेम्ब्रेन फिल्ड विद राइबोसोम, यस और नो? Yes. Yes, sir. तो इडियोटिक बच्चों, जब तुमने कहा कि राइबोसोम में होता है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ब्रेक क्यों लग गई? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सैचुरेटेड विद राइबोसोम। जब राइबोसोम है तो उसमें आ गया ना न्यूक्लिक एसिड, यस और नो? Yes, sir. yes, क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? प्रेरणा, अहमद, मुआज, बिलाल, जलान, Yes. Yes, sir. जलान clear. क्लियर है बेटा? आयशा, Yes, अलीबा, sir. मनाल, चलो आगे चलो। Yes, sir. अब इसको पूरा करते हैं। के आसपास या आर के अंदर? आरईआर देखो, आरईआर के अंदर और बाहर है ही नहीं। आरईआर तो एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। जब आपने कहा रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होता है तो इसके किसी भी स्ट्रक्चर के पास होगा, दैट मींस कि रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास है। ठीक है, जी क्लियर है? किसने पूछा था ये सवाल? क्लियर है? जी। चलो आगे चलो। इन प्रोकैरियोटिक सेल फॉर एग्जांपल डैश द डीएनए इज फाउंड इन द डैश एंड यूजुअली सर्कुलर। सर्कुलर है तो Sir, किसकी बात हो रही है? bacteria. ठीक है ना? अब क्या Plasmid. कहता है? इन प्रोकैरियोटिक सेल फॉर एग्जांपल Bacteria. 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 The DNA is found in the Plasmid. Cytoplasm. in the cytoplasm. Plasmid नहीं, in the Cytoplasm. cytoplasm. आप जो कह रहे हो प्लास्मिड, तो जो जुमला ही गलत हो जाएगा। तो डीएनए इज फाउंड इन द प्लास्मिड। प्लास्मिड तो खुद सर्कुलर डीएनए को कह रहे हैं ना, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्टी हो गया, पार्ट बी पर आ जाते हैं। कोई मसला है किसी को पार्टी में? तो आगे बढ़े। No, sir. No, sir. यार मैं देख रहा हूँ कि 4 वर्ड लिखने के 4 नंबर मिल गए यार, मजे नहीं आ गए? माशाल्लाह, ला कुव्वत, अल्लाह करे आप Sir, ऐसे ये ही क्या? पेपर Sir, ये solid mark है? नहीं कट जाएंगे। भाई क्यों कटेंगे भाई, मुझे बताओ क्यों कटेंगे? नहीं सर, ये मेरा मतलब ये है कि सर कि एक लिखने के 1 नंबर मिलेंगे। जी 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 जी, जाहिर सी बात है। 4 है तो 4 के 4 डिस्ट्रीब्यूशन वैसे ही क्लियर हो रही है। ओके चलो आगे चलो। ओहो, फिगर 5.1। अब जिसको डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस रिवाइज नहीं किया ना, शॉर्ट नोट्स जो मैंने भेजे थे वो भले से तुम खोल लो अपने सामने, उसकी प्रिंट करा ली है। हार्ड कॉपी मैंने कहा था प्रिंट करा के रखो, उसी को बार बार पढ़ना है। तो आप भले से खोल लो ताकि आपके पास वो पॉइंट जो है वो और रेलेवेंट लगे। चलो फिगर ओके, फिगर 5.1 शोज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द फर्स्ट 6 न्यूक्लियोटाइड। यार किसी की आवाज दरमियान में आ रही है, दरमियान में तो ना बोलो बेटा, क्या कर रहे हो? किसका माइक खुला हुआ है? दरमियान में बड़ आवाज आ रही है। Back to discussion. Figure 1 point shows the transcription of the first 6 new transcription. What is transcription? बच्चों यार रिवाइज करते जाओ। What is transcription? Synthesis of messenger RNA by using DNA as a template. Yes or no? Yes sir. Messenger RNA बनाना by using बोलो DNA as a template. What we called
ट्रांसक्रिप्शन। चलो आगे चलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द फर्स्ट 6 न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ अ जीन बाय द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। डू वी नो कि ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज से होती है? यस और नो? यस सर, प्राइमर बनाते ओके, हैं। ठीक है, वेरी गुड। द बेसिस of the first 6 nucleotides on DNA strand X are shown, but bases on the template DNA strand are not shown. हाँ जी, क्या दिखाया हुआ है भाई कि आरएनए वहां बन रहा है, ये डीएनए की ये जो स्ट्रैंड एक्स है इसकी बेस सीक्वेंस शो की हुई है ए टी जी सी ए टी ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। आगे वाली दूसरे वाली की शो नहीं की हुई, तो क्या नहीं बता सकते दूसरे की क्या होगी? बताओ भाई। सर बता सकते हैं। सर सेम होगी जो गिवन है, लेकिन बस यूरेसिल से रिप्लेस कर दें। सेम होगी नहीं, ए टी 1 2 3 की ना, 1 2 3 की नहीं भाई, डीएनए स्ट्रैंड की। अल्लाह के बंदे सर अपोजिट होगी डीएनए स्ट्रैंड की। 1 2 3 तो मैसेंजर आरएनए बन रहा है ना, इसकी डीएनए की बात करें तो सवाल तो गौर से पढ़ लो, ठीक है जी। तो डीएनए की क्या होगी? टी सर अपोजिट होगी। ए सी जी। बताओ ना क्या होगी अपोजिट? टी ए सी ए जी सी जी टी जी टी ए और ए, ए। ठीक है ना। चलो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ओके, हाँ बेटा बोलो। सही, जिस तरीके से आप पेपर के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं हम भी इस तरह से कर सकते हैं? मतलब एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में? जी जी। पेंसिल से बिल्कुल कर सकते हैं। आपके पास तो जगह होगी ना लिखने, मैं तो आपको समझा रहा हूँ, एग्जाम में आपको किसी को समझाना थोड़ी है, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बिल्कुल पेंसिल से वर्किंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक भाई अंडरस्टैंडिंग तो क्लियर रखनी है ना। अच्छा आगे चलो, ये मुझे बताओ, ये जो चीज बनी हुई क्या कहलाती है? ये जो चीज है खुली हुई है, कुछ नाम होता है इसका? रेप्लिकेशन बबल। वेरी गुड। क्या कहते हैं इसे? रेप्लिकेशन फॉर फॉर्क या रेप्लिकेशन बबल? रेप्लिकेशन फॉर्क या रेप्लिकेशन बबल, वेरी गुड हो गया। अच्छा अब मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस भी बता दो क्या होगी। अगर ये टी है तो ए होगा, ये ए है तो इसका क्या था? मैं सेम होगा, बस यूरेसिल से रिप्लेस होगा। हाँ जी, ये जी होगा, ये सी होगा, ये क्या होगा? ए होगा, और ये यू होगा। तो कितने कोड्स आ रहे हैं? एक आ रहा है AUG और एक आ रहा है CAU। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं सवाल क्या है। यहाँ तक की वर्किंग समझ आती है? अभी सवाल तो हमने देखा ही नहीं कि सवाल क्या है। चलो आगे देखते हैं। यार ये दरमियान में हूं जो आवाज आ रही है ना, ये थोड़ी इरिटेट करी। कौन है ये हूं करके आवाज कर रहा है दरमियान में? या तो पूरा जुमला बोल लो, या तो हूं ये कैसी आवाज आ रही है दरमियान में? स्टेट द टर्म used to describe the non-template strand labeled X। हाँ भाई, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को क्या कहते हैं? सॉरी, लैगिंग स्ट्रैंड। और कोई नाम? और कोई नाम जो बेहतर आप दे सकें? ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये उसने बता दिया। ये क्या कहलाएगा? नॉन ट्रांसक्राइब्ड स्ट्रैंड। नॉन ट्रांसक्राइब्ड स्ट्रैंड। और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। मुझे बताओ, क्या जो कोडिंग, इधर देखो मुझे जवाब देना, या सुनो में, जो इस पर कोड है क्या मैसेंजर आरएनए पे वही कोड है जो बस यूरेसिल के डिफरेंस के साथ? यस और नो? जी यस सर। इसका मतलब जो कोडिंग यहाँ पर है वही सेंस हो रही है एक्चुअली। यस और नो? यस। तो मेरे बच्चे, इसके कई नाम हो सकते हैं। यू कैन, नॉन टेम्पलेट को आप कई नाम दे सकते हैं। क्यों? नंबर 1, क्या उसी की कोडिंग सेंस हो रही है तो इसको सेंस स्ट्रैंड भी कह सकते हो, सेंस स्ट्रैंड भी कह सकते हो। आप उसी की कोडिंग सेंस हो रही है तो उसको कोडिंग स्ट्रैंड भी कह सकते हो। उसी की कोडिंग रेप्लिकेट हुई है विद द डिफरेंस ऑफ यूरेसिल, तो आप इसको नॉन ट्रांसक्राइब, क्योंकि ट्रांसक्राइब तो नहीं हुआ ना, ये ट्रांसक्राइब दूसरे वाले को देखकर हुआ है, तो उसको नॉन ट्रांसक्राइब्ड स्ट्रैंड भी कह सकते हो। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर सर। आप क्वेश्चन। बोलो। सर आप जिस तरह सवाल पढ़ने से पहले वर्किंग करते हैं वो आप हमारे लिए करते हैं या आप रेकमेंड करते हैं कि हम पेपर में भी खुद भी ऐसे करें? देखो मेरा अगर मैं एज स्टूडेंट वर्किंग करूं तो मैंने शायद पहले भी तुम लोगों को बताया है कि आई वुड नॉट वेस्ट टाइम इन रीडिंग ऑल दिस शिट। आई विल डायरेक्टली गो एंड रीड दी क्वेश्चन। अगर मुझे लगेगा कि क्वेश्चन मुझे डायरेक्टली पता है तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख दूंगा, और अगर मुझे लगा कि क्वेश्चन ऐसा है जिसका ताल्लुक पीछे से होगा, देन आई विल गो बैक, देन आई विल गो। आपने जो वर्किंग किया, आप तो इतना सारा कुछ लिखा है, तो आप रेकमेंड करते हैं हम भी लिख के अपने लिए चीजें आसान कर लें, आप सीधा क्वेश्चन शुरू करते हैं? ये वाला ये जो ऊपर लिखा है मैंने, ये सारी चीजें, ये सब इन्फॉर्मेशन।
यस मेरे बच्चे, आई ऑलवेज सजेस्ट कि वर्किंग ऑन द पेपर करा करो। उससे क्या होता है कि आपको सेकेंडरी चेक मिलता है। आप जब डायरेक्टली आंसर लिख रहे होते हैं किसी ऐसे और बार बार पेज पर आपको टर्न करके देखना पड़ रहा है, तो समटाइम्स व्हेन यू आर राइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम आउट ऑफ कंफ्यूजन आप गलत कर जाते हैं। राइटिंग हियर एंड देन राइटिंग देयर वुड गिव यू अ चेक कि आपको वो कंसेप्ट रिकॉल हो जाता है पूरा, और उसके बाद यू आर मोर सर्टेन कि आप आंसर लिख रहे हो। ठीक है, लेकिन बस इसमें यही प्रॉब्लम है कि इतना टाइम नहीं लग जाए कि टाइम ही ना निकल जाए। ठीक है, तो यू हैव टू डू इट विद, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपके दिमाग को टाइम मिलता है टू रिविजिट द कॉन्सेप्ट इन योर माइंड, और फिर वो कॉन्सेप्ट जब आपको याद आ जाता है तो खुद ब खुद चीजें कनेक्ट होने लग जाती है, एंड दैट इज द बेनिफिट। हाशिम कह रहे हैं नॉन टेम्पलेट। बेटा नॉन टेम्पलेट का नाम तो उसने लिख दिया ना हाशिम, ये देखो मैं नॉन टेम्पलेट क्यों नहीं लिख रहा हूँ, ये बच्चे ने सवाल पूछा है क्योंकि उसने नॉन टेम्पलेट का वर्ड तो खुद ही लिख दिया है। मैं क्या वही वर्ड लिख दूं दोबारा? बोलो, क्लियर है? नॉन टेम्पलेट में लिख सकता था अगर उसने सवाल ये पूछा होता स्टेट द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द अदर पार्ट। अगर वो सीधा सीधा पूछता कि इसको डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं, तो फिर मैं कह देता कि नॉन टेम्पलेट है। लेकिन क्योंकि उसने नॉन टेम्पलेट का वर्ड खुद ही यूज कर लिया है, तो इसलिए मैंने नॉन टेम्पलेट का वर्ड यूज नहीं किया। और मुझे बताओ मैंने इसको सेंस कोडिंग या नॉन ट्रांसक्राइब्ड डीएनए क्यों कहा है? समझ आया सबको? यस सर। यस अच्छा, बच्चा सवाल पूछ रहा है कि सर इसमें लीडिंग लैगिंग का वर्ड क्यों नहीं? बड़ा अच्छा सवाल है बेटा। बेटा लीडिंग लैगिंग का वर्ड कहाँ आता है? जब आप कौन से प्रोसेस की बात कर रहे होते हैं अल्लाह के बंदो? डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन। देखो ये होती है माइन्यूट चीजें। ये क्या हो रही है? रेप्लिकेशन हो रही है कि ट्रांसक्रिप्शन हो रही है? दिस इज ट्रांसक्रिप्शन जानू। तो रीडिंग लैगिंग का वर्ड कब आता था? जब रेप्लिकेशन होती है डीएनए की। क्लियर है यार अब्बास? यस सर, थैंक यू। अब होता यही है, देखो अब ये मैं यही तो चाहता हूं कि डिस्कशन हो जाए, कि भले से हम 4 सवाल करें लेकिन ये बेटा देखो मैंने क्या कहा था, क्वालिटी का आंसर होना चाहिए। तो क्वालिटी क्या है कि अब तुम्हें याद रखो। अगर तुम याद ही नहीं रखोगे, दोबारा फंस जाओगे, दोबारा गलती करोगे, तो बेटा कोई फायदा नहीं होगा इसको करने का। इसलिए याद रखो चीजें। तो बेटा बच्चा सेंस ट्रेंड क्यों लिखा, कोडिंग क्यों लिखा, नॉन ट्रांसक्राइब क्यों लिखा, और नॉन टेम्पलेट क्यों नहीं लिखा? क्लियर है हम लोग? यस और नो? यस सर। यस सर। एवरीबडी, व्हाट डू यू थिंक आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक? बेटा ये फजूल बच्चों की बात, फजूल बात है ये कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक। 11 चैप्टर का सिलेबस है, हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आपको मैं ओवर द इयर्स आप अब मेरे साथ प्रैक्टिस करें, इतना तो हर कोई अच्छा गैस बना लेगा कि बेटा अब जिस तरह रिसेंट ईयर में हम देख रहे हैं, तो डीएनए वाला चैप्टर और सेल साइकिल वाला चैप्टर छोड़ना नहीं है, सेल मेम्ब्रेन वाला चैप्टर छोड़ना नहीं है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से प्रोटीन का स्ट्रक्चर छोड़ना नहीं है, उसकी एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करना छोड़ना नहीं। तो वही आ जाएगा सारे चैप्टर्स में से कुछ ना कुछ। बॉहर शिफ्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड और तमाम चीजें, हीमोग्लोबिन सैचुरेशन का अब छोड़ना नहीं है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से एसेंटॉक्स साहब छोड़ना नहीं है, ट्रांसप्रेशन छोड़ना नहीं है। आप बोले साहब कुछ भी नहीं छोड़ना? जी हाँ, कुछ भी नहीं छोड़ना भाई। ये ओ लेवल्स थोड़ी है कि 26 चैप्टर्स हैं, कुछ छोड़ देंगे तो नसीब। भाई 11 तो चैप्टर्स हैं, उसमें गैसियस एक्सचेंज ना होने के बराबर है। रह गए 10 चैप्टर की तैयारी भी अगर आपकी मतलब तगड़ी नहीं हो और हर एक चीज आपको अच्छे से नहीं आती हो, तो मेरे बच्चे ये तो फिर गड़बड़ है ना बेटा। ये तो सिलेबस ही इतना नहीं है। मेरे पास हिस्ट्री में ऐसे बहुत स्टूडेंट है, मैं नाम ले देता हूँ क्योंकि पॉजिटिव बात कर रहा हूँ। वी हैड अ स्टूडेंट, क्या नाम था बच्ची का? अलिशबा इकबाल। ठीक है, 2 साल पहले, पिछले से पिछले बैच में अलिशबा इकबाल, शी जॉइंड अस इन फरवरी। शी वाज स्टडीइंग इन कॉलेज, अ वेरी रिनाउंड कॉलेज, बट शी फेल्ड टू कोप अप बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ब्ला ब्ला ब्ला। बहरहाल शी जॉइंड अस इन फरवरी, और फरवरी, मुझे अगर मैं सही हूं तो 8 या 9 फरवरी को उसने ज्वाइन किया, एंड शी वाज टोटली इन, मतलब कुछ भी नहीं आता था उसको। शी वाज लाइक कि सर मैं पास ही नहीं हो पा रही हूँ, आई एम स्कोरिंग 20 मार्क्स 30 मार्क्स इन पेपर 2 बड़ी मुश्किल से, एंड आई डोंट नो एनी कंसेप्ट। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल क्या करना है, या करना फलाना ढमकाना। क्या किया उस बच्ची ने? शी टुक द रिकॉर्डिंग, शी वाज वेरी कीन अबाउट कि मुझे ग्रेड लाना है, लाना है, लाना है, एंड शी स्टार्टेड एक्चुअल प्रिपरेशन। उसने स्टार्ट की है फरवरी से, फरवरी मार्च पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, अल्हम्दुलिल्लाह पेपर दिया और स्कोर किया, जान चुका भाई अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब 2 महीने में बच्चा तैयार कर सकता है, आप तो पूरे साल टुक 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 करके पढ़ रहे थे भाई। आपका रिजल्ट नहीं आएगा तो किसका आएगा? रिसोर्स आपके पास है जी। ओ लेवल का सिलेबस हमारा आज खत्म हुआ है, यानी ओ लेवल का जो सिलेबस चल रहा था हमारा बायो का, वो आज वाइंड अप हुआ है। आज एटीपी और थ्योरी सब मिलाकर आज वाइंड अप हुआ है। ए लेवल पहले निपटा चुके हैं, A2 उससे पहले निपटा चुके हैं। तो आपके पास सिलेबस आपका
चला गया, रिटन वर्क आपने क्लास में किया, टीचर आपसे कनेक्टेड है, आप वो वाले बच्चे तो हो ही नहीं कि जनाब टीचर से सवाल पूछने में आपको मसला हो रहा था या आपको कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं। रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल है, पास पेपर आप कर रहे हो, नोट्स आपके पास अवेलेबल है, समराइज नोट्स आपके पास अवेलेबल है, टीचर की हैंड रिटन पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है, टाइम आपके पास अवेलेबल है, प्राइवेट स्टूडेंट अगर हो, नहीं तो अभी भी 1 महीना पड़ा हुआ है, पेपर 15 मई को है, तो सारी चीजें तो है तुम्हारे पास। अगर फिर भी अगर हम पीछे रह जाएं तो ये तो अल्लाह ताला की नाशुक्री है भाई, कि आपको जब सारी रिसोर्सेज मिली हुई हैं, सब कुछ मिला हुआ है, फिर तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, पर लगे रहो तैयारी करके, ग्रेड क्यों नहीं आएगा। चलो आगे चलो। नेम द आरएनए स्ट्रैंड फॉर्म ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अ यूकैरियोटिक जीन। हाँ भाई, ये जो आरएनए स्ट्रैंड बना, क्या नाम है इसका? मैसेंजर इसको एमआरएनए कहोगे, क्या कहोगे? प्री एमआरएनए। याद रखो, अगर तुमने इसको एमआरएनए लिखा, क्योंकि ये डायरेक्ट ट्रांसमिट, क्या इसमें स्प्लाइसिंग का कोई जिक्र हो रहा है, क्या ओवरऑल प्रोसेस का जिक्र हो रहा है? नहीं, बल्कि ये तुम्हें फ्रेश फॉर्मेशन दिखा रहा है। इसमें अगर एमआरएनए हम लिखेंगे आंसर में, जबकि उसने स्पेसिफिकली क्या बोला है, नेम द आरएनए स्ट्रैंड फॉर्म ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अ यूकैरियोटिक जीन, तो इसमें अगर हम सिर्फ एमआरएनए लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये गलत होगा। सही क्या होगा? या तो मैं लिखूं, बोलो, प्री मैसेंजर आरएनए लिखूं, या मैं इसका एक और वर्ड हमने यूज किया था क्लास में, याद है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट लिखूं, ठीक है ना, तो फिर एक्सेप्ट होगा। प्राइमरी मैसेंजर आरएनए लिख दूं, प्राइमरी आरएनए लिख दूं, प्री आरएनए लिख दूं, प्री मैच्योर आरएनए लिख दूं, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट लिख दूं, लेकिन अगर मैंने आरएनए लिखा खाली, मैसेंजर आरएनए लिखा, तो मेरे बच्चे क्या ड्यूरिंग दिस ट्रांसक्रिप्शन मैसेंजर आरएनए फॉर्म होता हुआ दिख रहा है? आंसर इज नो। अभी इसको स्प्लाइसिंग से पूरा गुजरना है, उसके बाद बनेगा। तो इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो अब देखो होता क्या, जब आप ये माइन्यूट चीजों पे तवज्जो नहीं देते ना, तो ये एक मार्क जो हर अच्छा बच्चा ले रहा होगा, आपके कट जाएंगे, बाद में आप बोलोगे हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। समझ आ रही है? ये मार्क तो लूज नहीं होना चाहिए था ना, लेकिन ये मार्क क्यों लूज हुआ? आपने तो लिखा कि मैसेंजर आरएनए ये सोच के ठीक होगा, लेकिन दिस वाज नॉट एक्सेप्टेड। चलो आगे चलो। कंप्लीट द टेबल 5.1 to show the letter of the 6 bases indicated on figure 5.1 by the numbers. Okay, ये तो हमने ऑलरेडी लिख लिया है, क्या थे? AUGCAU, ठीक, तो ये भी नंबर आ रहे हैं AUGCAU, ठीक है। आगे चलो, ये 3 नंबर का सवाल आ गया। क्या कहता है देखो, RNA polymerase is composed of several polypeptides that RNA polymerase, क्या RNA polymerase एक एंजाइम है? यस और नो? यस सर। याद रखें, ये आरएनए पॉलीमरेज की बात हो रही है, तो इट्स एन एंजाइम, ठीक है। इस कंपोज ऑफ सेवरल पॉलीपेप्टाइड, ऑब्वियस है, ये जाहिर है कि पॉलीपेप्टाइड होंगे, लेकिन कह रहा है सेवरल। जब सेवरल पॉलीपेप्टाइड है तो कैसा स्ट्रक्चर हुआ इसका? क्वाटरनरी। कैसा स्ट्रक्चर हुआ? क्वाटरनरी। कैसा स्ट्रक्चर हुआ? क्वाटरनरी। That move together and change shape as the enzyme perform its function, ठीक है। The death cap mushroom, अच्छा अभी कोई नया सवाल लेकर आया। The death cap mushroom Amanita phalloides, पता नहीं क्या नाम है, produces a toxin called alpha amanitin which binds to RNA polymerase at the site other than active site। क्या हिंट है यहाँ पर? ये कौन है? एलोस्टेरिक साइट। एक मिनट, ये क्या है? क्या है? इनहिबिटर। कौन सा इनहिबिटर? नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिटर, जो कि एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड हो रहा है। ये मैं बता रहा हूँ कि वो बता रहे हैं? वो बता रहे हैं। अल्फा एमानिटिन रिड्यूसेस द एक्टिविटी, क्या याद करो बेटा, कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिटर का एक्शन याद करते हैं बेटा, बहुत दिन बाद आया है, बड़ा याद आ रहा था मुझे। ये एंजाइम का नॉर्मल एक्शन होता है। कंपेटिटिव इनहिबिटर क्या करता है? स्लो डाउन कर देता है, लेकिन अल्टीमेटली Vmax इज अचीव्ड। यस और नो? यस सर। यस, ठीक है। दिस इज कंपेटिटिव इनहिबिटर, दिस वन इज कंपेटिटिव। जबकि जो नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर होता है, दैट लीड्स टू परमानेंट डिक्रीज। यस और नो? परमानेंट डिक्रीज एज द स्ट्रक्चर इज चेंज, Vmax इज आल्सो चेंज, ठीक है ना। चलो देखते हैं सवाल क्या है। तो alpha amanitin reduces the activity of RNA polymerase. Use the information provided to suggest how alpha amanitin reduces the activity of RNA polymerase. कैसे reduce कर रहा है भाई? जवाब तो पता है हमें, आप बोलो, क्या बोलोगे? alpha amanitin is acting as, बोलो non-competitive inhibitor। competitive inhibitor, ये पहला नंबर आ गया, पहला मार्क आ गया गाइस एंड गर्ल्स। बेटा ये फिर हो की आवाजें आना शुरू हो गई हैं।
भाई जब मैं लिख रहा हूँ बोल रहा हूँ तो उस वक्त ये मुझे समझ नहीं आता, तो जुमला आ जाए पूरा, ये क्या है दरमियान में हूँ, ये कैसी आवाज आती है तुम लोग? नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर है। अब क्या करता है बेटा, मैं इससे पहले कि आगे लिखूं बताओ क्या करता है नॉन कंपेटिटिव Sir, it इनहिबिटर? binds to allosteric side of Binds to the the enzyme. allostatic site on the enzyme. ओ ब्रेक मरा, ये क्या करता है बेटा, केमिकली बाइंड करता है कि फिजिकली बाइंड करता है बेटा? Chemically binds, sir. केमिकली बाइंड करता है। केमिकली बाइंड करता है। यहाँ पर उसने हिंट दी थी कि भाई वो मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड है तो केमिकली बाइंड करेगा एलोस्टेरिक साइड पे क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर से, यस और नो? यस सर। Yes, sir. जब क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर से बाइंड करेगा तो क्या उसके बॉन्ड्स को चेंज कर देगा? जो जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, जो जो क्या नाम है इसका, Yes, sir. हाइड्रोजन बॉन्ड है या डाइसल्फाइड बॉन्ड है या जनाब हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हैं, आयोनिक बॉन्ड, उनको चेंज कर देगा। जब चेंज कर देगा तो उससे क्या होगा, एक्टिव साइट क्या हो जाएगी बेटा, बोलो? मॉडिफाई हो जाएगी। एक्टिव साइट क्या हो जाएगी, मॉडिफाई हो जाएगी। Yes, sir. ठीक है। अब मेरे बच्चे मुझे एक बात बताओ, इसने सवाल में क्या कहा था, देखो गौर से सुनना, क्या लिखा था इसने, एंड के सेवरल पॉलीपेप्टाइड से बना हुआ है एंड दैट मूव टुगेदर एंड चेंज शेप एज द एंजाइम परफॉर्म इट्स फंक्शन। कि नॉर्मल फंक्शन में एंजाइम अपनी शेप को क्या करता है, चेंज करता है। तो अब यहां हम कनेक्ट कैसे करेंगे कि जनाब जब अल्फा इमेनिटिन क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर पर एलोस्टेरिक साइड पे बाइंड होगा, उसके बॉन्ड्स को चेंज करेगा, जिससे उसकी शेप में एक परमानेंट चेंज आएगा, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज अपनी जो फंक्शनल चेंज ऑफ शेप है उसे अचीव नहीं कर पाएगा, यस और नो? Yes, sir. क्योंकि देखो आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है यार तुम लोगों को, आरएनए पॉलीमरेज मूव करता है डीएनए पर, है ना? आरएनए पॉलीमरेज मूव करता है और आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करता जाता है, ये पढ़ा है हमने। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पर लिखने जाओगे तो पहला मार्क मिला आपको, अल्फा इमेनिटिन इज एक्टिंग एज नॉन कंपैटिटिव। अब मैं लिखना चाहता हूँ बाइंड्स केमिकली टू एलोस्टेरिक साइट टू दी टर्शरी भी लिख सकते हो वैसे, वहां क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स इंटरफेयरिंग विद कौन से बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, आयोनिक बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड ब्रिजेस एटसेट्रा, causing permanent change in the shape of enzyme and thus the active site. Enzyme can no longer modify its enzyme can no longer functionally modify its shape. ये मैं क्यों जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि सवाल में उसने जिक्र किया था कि ये अपनी शेप को नॉर्मली चेंज करता है, यस और नो? Yes, no sir. longer functionally modify its shape and हेलो, And sir brings permanent हेलो, decrease. हेलो आवाज सर। आ रही है? जी सर मेरी आवाज आ रही है सर आ आपकी। रही है। हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir, आ रही है। यस सर, आ रही है आवाज। यस ओके सर। ओके 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 एंड कैन नॉट यस सर। move along DNA strand. That's the how you are supposed to complete. इसमें मार्क्स इस चीज के हैं, सबसे पहले नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर की बात है, फिर क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर से इंटरफेयर करने की बात है, और उससे फिर चेंज इन दी एक्टिव साइट है, जिसकी वजह से वो फंक्शनैलिटी लूज कर देगा। फंक्शनैलिटी में जो मॉडिफिकेशन जब शेप में आएगी तो फंक्शनल मॉडिफिकेशन जो हो रही थी वो नहीं हो पाएगी। इवेंचुअली ये डीएनए स्ट्रैंड के अलोंग मूव नहीं कर पाएगा और ट्रांसक्रिप्शन स्लो डाउन हो जाएगी। क्लियर? यस सर। सर ये सब लिखना है? यस सर। सॉरी सर ये सब लिखना है या फिर आपने एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे हैं? नहीं बेटा, मैंने कंप्लीट किया है। देखो मैं अगर क्या कहता है, एक्ट एज नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर एंड केमिकली बाइंड टू क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर causing the change in the एक्टिव साइट, लेकिन मैंने चूंकि पैराग्राफ में यहाँ पढ़ा था कि चेंज इन दी साइट, तो यहाँ चेंज इन दी शेप तो हो रहा है, तो मुझे उस जुमले को क्लोज करना था।
तो क्लोज करने के लिए मैंने इसको कंटिन्यू किया। एक्टिव साइट इस तरह से चेंज होगी कि एंजाइम कैन नो लॉन्गर फंक्शनली मॉडिफाइड शेप्स Sir, your एंड voice कैन, is lagging. इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. Clear. अच्छा, अली सर अब्बास योर कह रहे वॉइस हैं, इज लाइक ओके, अली अब्बास कह रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस इन फिजिकल बाइंडिंग एंड केमिकल बाइंडिंग? कोई बताना चाहेगा? बेटा जब आपने कंपैटिटिव इनहिबिशन पढ़ी थी तो कंपैटिटिव इनहिबिशन में हमने क्या पढ़ा था कि जो इनहिबिटर होता है वो फिजिकली आके जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है, यस और नो? यस सर। यस वहां पर केमिकल बाइंडिंग नहीं होती और इसीलिए एंजाइम की शेप चेंज नहीं होती थी। लेकिन नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर केमिकली बाइंड करता है और बॉन्ड्स को चेंज करता है। जब बॉन्ड्स को चेंज करता है तो उससे पूरी शेप ही चेंज हो जाती है। ये बात क्लियर है? यस Yes, सर। sir. Clear है. Thank you. हम नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर डालते हैं तो Vmax तो परमानेंटली चेंज हो जाता है, क्या Km भी चेंज हो जाता है? नहीं बेटा, ये तो अभी रिवाइज कर। Same. अच्छा बेटा, क्या पढ़ाया था हमने कि कंपैटिटिव इनहिबिटर, याद करो थ्योरी एंजाइम की। कंपैटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है बेटा, याद है कि Vmax इज सेम, या मैं लिखवाया Vmax इज सेम, Km इज, Km is different. और नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर में क्या होता था, Vmax इज डिफरेंट, Vmax इज डिफरेंट, KMS is KM is same. KM is same. सेम। और ऐसा क्यों होता था, मैं लॉजिक भी समझाई थी कि देखो नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर एक्टिव साइट के ऊपर तो फर्क नहीं डालता ना, मतलब एक्टिव साइट को डायरेक्टली तो एक्टिव साइट को ब्लॉक नहीं कर रहा होता, तो एक्टिव साइट वाज रेडी, पीछे से मॉडिफिकेशन आई जिसकी वजह से अब बाइंडिंग नहीं हो पा रही। तो केएम जो था, इफ यू रिमेंबर, केएम वाज द मेजर। केएम किस एक्सिस पे ड्रॉ होता था? एक्स एक्सिस पे ड्रॉ होता था ना। तो केएम जो है वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का मेजर होता था। तो हमने याद रखने के लिए क्या कहा था कि एक में Vmax सेम होती है, केएम डिफरेंट होती है, और एक में केएम सेम होती है, Vmax डिफरेंट होती है। क्लियर गाना? यस सर। गाना Yes, क्लियर sir. बेटा? जी सर, ओके, थैंक यू। चलो ये क्वेश्चन भी पूरा हो Yes, गया। sir. जुनैरा अथर कमाल, बेटा समझ आई बात? ये ऊपर से गई, जुनैरा नहीं है क्लास में जी। अलीना खान बेटा क्लियर है? अरबा गाजी, अब्दुल बासित, अब्दुल बासित Yes, sir. क्लियर है? अब्दुल बासित, तुम ओ लेवल्स में इसके मुकाबले में ढीले ढीले लग रहे हो। कतर जाके तुम ढीले पड़ गए हो। ग्रेड आ रहा है नहीं आ रहा इस बार? अरे सर इंशाल्लाह। अच्छा जी, आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं बेटा। आई मस्ट मेंशन के 4-5 बच्चे बहुत ही ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें 2 लड़के हैं, अली अहमद और दूसरा एक और बच्चा, और इसके अलावा लड़कियों में अरीबा खान है, अलीना है माशाल्लाह, जुनैरा भी अरीबा कर रही सुहेल। होती है, हाँ अरीबा सुहेल, सॉरी, ठीक है माशाल्लाह। तो बेटा मैं और गना भी है माशाल्लाह, ठीक है। क्वेश्चंस पूछें भरपूर, देखो मकसद ही यही है। अगर खामोशी से सिर्फ देखना है ना तो फिर तो इट्स नॉट वर्थ इट, ठीक है। और चैट में फरिया माशाल्लाह पार्टिसिपेट कर रही है थोड़ा थोड़ा, हाशिम सवाल हाथ पूछ रहे हैं, अली अब्बास पूछ रहे हैं। आई वांट एवरीबॉडी। फिल्जा की मुझे कोई पार्टिसिपेशन नजर नहीं आ रही, आई मस्ट मेंशन, ठीक है। राफेल करके कोई बच्चा है, बच्ची है, इसकी मुझे पार्टिसिपेशन अब तक नजर नहीं आ रही है। डाउट के यू आर पेइंग अटेंशन और नॉट। इसी तरह हाजरा, स्टिल आई एम वेटिंग फॉर योर पार्टिसिपेशन, ठीक है ना। फातिमा शेख, आई एम वेटिंग फॉर योर पार्टिसिपेशन, ठीक है। मोर एक्टिव पार्टिसिपेशन, ठीक है। चलो आगे चल रहे हैं जी। जी फिल्जा माइक ओपन करके। अच्छा, फिल्जा की आवाज हो सकता है मेरे कान रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे। फिल्जा गुस्से में आ गई। फिल्जा कह रही मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ। हाउ डेयर यू सर, आपने मुझे कहा ऐसा। चलो भाई, आई एम सॉरी। कौन है फिल्जा? अपनी आवाज सुना दो फिल्जा। सर अच्छा, ये फिल्जा की आवाज। फिल्जा तुम्हारी आवाज इतनी भारी कैसे हो गई? तुम्हारी आवाज तो बड़ी पतली सी आवाज है यार। चलो माइक लग गया। चलो 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 चलो, ठीक है, ठीक। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, तीसरे क्वेश्चन पे आ गए, यानी हाफ वे पेपर पे आ गए बेटा, ठीक है। 6 क्वेश्चन से हाफ पेपर आ गए। लेट्स सी, बिस्मिल्लाह। वैक्सीनेशन प्रोग्राम आर वाइडली, वैक्सीनेशन का नाम आते ही जहन में कौन सा चैप्टर खुल जाना चाहिए बेटा? इम्यूनिटी एंड साथ में इन्फेक्शियस डिजीजेस। ये बड़ा हैंड टू हैंड चलते हैं चैप्टर साथ, ठीक है ना। चलो, स्टे व्हाई सम डिजीजेस आर, अरे चलो बेटा, ये तो कल ही सीखा था। कल वाला क्वेश्चन। हाँ जी, देखो अक्टूबर, देखो रिपीटेबिलिटी होती है नहीं होती। तो अक्टूबर नवंबर 21 में आया, यहाँ फिर आ गया बेटा। क्या बताया था मैंने? इन्फेक्शियस डिजीज किसे कहते हैं बेटा? सर पैथोजेनिक, Caused by pathogen which is transmitted from one host to another. ठीक है, ठीक है। They're transmitted. another. मूर्ख है, मूर्ख है, मूर्ख, मूर्ख है, मूर्ख, मूर्ख है, मूर्ख, 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 क्या नाम है इस बच्ची का? डिजीज कॉज्ड बाय पैथोजन एंड इज Transmitted from one host to another. ट्रांसमिसिबल। द करेक्ट वर्ड इज ट्रांसमिसिबल। Transmissible. चलो आगे देखते हैं। अब आ गया ग्राफ। अरे भाई, ये ग्राफ कभी सुना है, कभी देखा है ये ग्राफ?
जी सर। ये ग्राफ कहाँ देखो है बच्चों? फर्स्ट एंड क्या सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स पढ़े हो? जी यस सर। सर। सवाल Yes, देखते sir. हैं। अ पर्सन वाज गिवन, अब गौर से देखना, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अ पर्सन वाज गिवन एन इंजेक्शन टू गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज। डिजीज का नाम नहीं लिखा हुआ, कहता है इंजेक्शन दिया है उसको टू गिव प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन देने के लिए, ठीक है। द पर्सन हैड नॉट प्रीवियसली बीन इन्फेक्टेड विद डिजीज, प्रीवियसली इन्फेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। 26 days later a second injection to give protection against E was given। 26 के बाद अलग दोबारा दिया। तो पहले क्या दिया? पहले फॉर प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स दिया, और फिर किसके लिए दिया? सेकेंडरी Secondary। इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है ना। आगे देखो, द कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड ऑफ द एंटीबॉडी स्पेसिफिक टू डिजीज ई। भाई क्यों दिया था? ताकि एंटीबॉडी बन जाए, यस और नो? यस सर। The concentration of the in the blood of the antibody specific to disease E was measured over a period of 60 days। 60 दिन तक from the time of first injection measure किया है। फिगर 4.1 shows। बेटा अब इससे पहले कि मैं फिगर पे जाऊं, मुझे बताओ होता क्या था? जब पहली दफा इंजेक्शन देंगे तो क्या होगा? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा, यस और नो? यस सर। और प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए मैंने कहा था 15 से 25 दिन लगते हैं, यस और नो? यस सर। Yes. 15 से 25 दिन कॉम्पिटेंट लोगों में लगते हैं। एट द एंड क्या होता है? मेमोरी सेल्स बन जाते हैं और प्लाज्मा सेल भी और बी बन प्लाज्मा जाते हैं। सेल। और प्लाज्मा सेल जब बनते हैं तो उससे क्या आ जाती है गना? बोलो, एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज आ जाती है। लेकिन एंटीबॉडीज की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? कम। फिर दोबारा 26 डे पर देखो उसने क्या किया, दोबारा से दे दिया इंजेक्शन। जब दोबारा से इंजेक्शन दिया तो फिर से सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स हुआ, विच इज फास्टर। मेमोरी सेल डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे टू फॉर्म फर्दर मेमोरी सेल्स। कॉन्सेप्ट डिवाइड करो। एंड प्लाज्मा सेल्स, जिससे फिर से क्या बनेंगी? एंटीबॉडीज बनेंगी। एंटीबॉडीज का कंसंट्रेशन जो है सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस के बाद क्या होना चाहिए? बोलो, इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो ये क्या दिखा रहा है, देखो यहाँ क्या देखते हैं, ग्राफ भी देख लेते हैं क्या दिखा रहे हैं भाई साहब। यहाँ 0 डे पे दिया, ये एंटीबॉडी कॉन्सेंट्रेशन आर्बिट्री यूनिट्स में है। सेकेंड ये दिया तो एंटीबॉडी कॉन्सेंट्रेशन में अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर एंटीबॉडी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कौन से दिन में? तकरीबन 15वें दिन पे बढ़ी है। फिर एंटीबॉडी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होना शुरू हो गई। फिर सेकेंड टाइम इंजेक्शन दिया है तो फिर एंटीबॉडी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। चलो अब सवाल देखते हैं क्या है। The concentration of the antibody in the blood after the second injection was higher than the concentration after the first injection। Isn't it obvious? Don't we know that कि भाई higher होगी? ठीक है? Yes sir। Yes। Explain why the concentration of the antibody in the blood was higher after the second injection। भाई secondary immune response पूछ रहा है ना, yes or no? Yes sir। Yes। तो मुझे बताओ मैं पूरा लिखूं या सिर्फ बता दूं कि मेजर की पॉइंट्स क्या लिखना होगा? मेजर बता दें। क्या होगा मेजर? प्रेजेंस ऑफ Memory cells. दी मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल होगा। Memory cells। मेमोरी सेल्स क्या होंगे? रैपिडली डिफरेंशिएट होंगे टू फॉर्म प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल एंड फर्दर एंटीबॉडीज। मेमोरी सेल्स। अरे इतना जंप नहीं करो भाई, 3 नंबर है, क्या कर रहे हो? प्रेजेंस ऑफ मेमोरी सेल एट द टाइम ऑफ सेकंड। अरे सुन लो पहले, मुझे बोलने दो। अभी मेरी बात से एग्री कर जाओगे तो फिर बाद में बोलना, या उसमें कोई ऐड करना हो तो बताना, या कुछ पूछना हो तो। सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ मेमोरी सेल्स एट द टाइम ऑफ सेकंड इंजेक्शन व्हिच इमीडिएटली differentiate to form further memory cells and plasma cells। The plasma cells will be in higher in number, they will release antibodies, start producing antibodies in higher concentration, yes or no? Yes sir। Yes sir। yes। तो presence of memory cell हो गया, memory cell की differentiation to form plasma cell and further memory cell, and then large number of plasma cells rapidly make high concentration of antibodies, yes or no? Yes sir। तो प्रेजेंट ऑफ मेमोरी सेल से बात शुरू करोगे, फिर क्या बोलोगे? डिफरेंशिएशन ऑन एक्सपोजर टू एंटीजन, ऑन एक्सपोजर टू एंटीजन फॉर द सेकेंड टाइम, रैपिड डिफरेंशिएशन इनटू immune response। फर्दर मेमोरी सेल्स। सर हम क्लोनल एक्सपेंशन का जिक्र कर सकते हैं? वर्ड के तौर पे बोल सकते हो, लेकिन किस मतलब जुमला बताओ ना, एक वर्ड मतलब क्या किस सेंटेंस में बताओ। आपने जो डिफरेंशिएशन वर्ड लिखा है वहां पे हम लिख सकते हैं दे रैपिडली अंडरगो क्लोनल एक्सपेंशन।
रैपिडली अंडरगो क्लोनल एक्सपेंशन। यार देखना पड़ेगा इसकी मार्किंग स्कीम में कि वर्ड यूज हुआ है या नहीं हुआ। आई एम नॉट श्योर। क्लोनल एक्सपेंशन नहीं लिखा हुआ सर। चेक करके बताऊंगा बेटा, अभी मैं बता नहीं सकता, मेरे पास मार्किंग स्कीम अभी खुली भी नहीं है, मैं चेक करके बता दूंगा। ठीक है, तो बहरहाल देखो, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी सेल्स एट द टाइम ऑफ, बोलो भाई, एट द टाइम ऑफ सेकेंड इंजेक्शन। ठीक है, on exposure to antigen for the second time, rapid differentiation into further memory cells and large number of antibodies। अरे एंटीबॉडी पे चले जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कीवर्ड छोड़ दे रहे हो बेटा। प्लाज्मा सेल किधर गया, मेमोरी सेल से एंटीबॉडी कब से बनने लगी? ये 2-3 बच्चों ने गलती की है, डायरेक्ट एंटीबॉडी पे क्यों जा रहे हो बेटा? पहले प्लाज्मा सेल बोलोगे ना, देन बोलोगे कि प्लाज्मा सेल, बी प्लाज्मा सेल्स, अब बोलोगे बी प्लाज्मा सेल्स सिक्रीट एंटीबॉडीज, नॉट सिर्फ एंटीबॉडी, सिक्रीट हाई अमाउंट्स ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक है, एज सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। मुझे बताओ ये आंसर क्लियर है? 1 2 3 प्रेजेंस ऑफ मेमोरी सेल, क्योंकि उसने कहा क्यों, तो मेमोरी सेल की वजह से कहानी शुरू हुई। तो प्रेजेंस ऑफ मेमोरी सेल, डिफरेंशिएशन ऑफ मेमोरी सेल टू फॉर्म फर्दर मेमोरी सेल एंड लार्ज नंबर ऑफ प्लाज्मा सेल देन secrete हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज एज अ सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। इज दैट क्लियर? यस सर। सही है, टी सेल्स वगैरह का दें कोई कॉन्सेप्ट या बस नहीं? कोई जरूरत नहीं। वो तो फिर कनेक्टिव हो गया ना, कि वो फिर एंटीबॉडीज के थ्रू स्टिमुलेशन आ जाएगी, वो तो फिर वो है नहीं ना, उसके सवाल में कोई हिंट है, तो वी आर नॉट सपोज टू। देखो मैंने हमेशा बताया है कि देखो मार्किंग स्कीम में क्या होता है कि एक बात के 10 पॉइंट लिखे हुए मसल, लेकिन आप रट्टा थोड़ी मार सकते हो। आपको तो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो आप अपने कंसेप्ट से अरेंज करके लिखते हो, आप उसी को सर्टेनिटी से लिख सकते हो। तो इसलिए अक्सर बच्चे क्या होते हैं कि वो जी फला जी अल्टरनेटिव ये भी लिखा हुआ है या एडिशनल। अरे भाई, तो एडिशनल लिखा हुआ है तो आप एग्जाम में रट्टा लगा के जाओगे क्या? अगर सवाल में हिंट होती हम डेफिनेटली लिख देते। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है बेटा? ये जवाब क्लियर है सबको? यस और नो? दिस इज नथिंग बट सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। ये कौन है जो डिस्कनेक्ट होके भी जागा है? सारा उस्मान। ये सारा उस्मान डिस्कनेक्ट हुई। किसका कसूर है ये? अब तुम कह रही हो कि रिपीट करें। अच्छा देखो, मैं तुम्हें इतनी अच्छी बच्ची हो तो मैं रिपीट कर देता हूँ। एक्सप्लेन व्हाई द कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी इन द ब्लड वाज हायर आफ्टर द सेकंड इंजेक्शन। मुझे आपको पता है ना भाई, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स पता है ना, उसने यही पूछा है कि सेकंड इंजेक्शन देने के बाद एंटीबॉडी ज्यादा क्यों है। तो मैंने बेटा क्या लिखा है कि भाई सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स हमने पढ़ा है ना, क्या होता है कि जब आपको सेकंड टाइम इंजेक्शन दिया जाता है तो मेमोरी सेल्स आर ऑलरेडी देयर। हम लिखा है प्रेजेंस ऑफ मेमोरी सेल्स एट द टाइम ऑफ सेकंड इंजेक्शन। अब on exposure to antigen for the second time, rapid differentiation of memory cells to form further memory cells and large number of B plasma cells. Then B plasma cells secrete high amount of antibodies as a secondary immune response. Yes or no? Yes sir. जब बूस्टर लगेगा तब भी यही होगा, है ना? बिल्कुल यही होगा। बूस्टर सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स को एनहांस करने के लिए तो होता है बेटा, बिल्कुल यही होगा। सर आगे चलते हैं। ओके, फिर सेकंड ग्राफ भी आ गया भाई साहब, ये तो ग्राफ ही ग्राफ आ रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। अ सेकंड पर्सन, ओके अब सेकंड पर्सन आ गया बेटा। अ सेकंड पर्सन वाज गिवन अ डिफरेंट इंजेक्शन टू गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनदर इन्फेक्शियस डिजीज। एक दूसरा शख्स है, उसको भी इंजेक्शन दिया है, लेकिन उसको इन्फेक्शियस डिजीज कौन है? एफ है, एफ। ठीक है, वो तो ई। द पर्सन हैड नॉट प्रीवियसली बीन इन्फेक्टेड विद डिजीज एफ। इसको भी पहले के इन्फेक्शन बोलो नहीं हुआ है। This concentration in the blood of the antibody specific to disease F was measured. इसमें भी 60 डेज तक मेजर किया गया है, ठीक है, एंटीबॉडी लेवल को। लेकिन यहाँ ग्राफ कुछ अलग सा नहीं दिख रहा। देखो फिगर 4.2 क्या कह रहा है? फिगर 4.2 shows the concentration of antibody in the blood over the period of 60 days. तो यहाँ देखें क्या देख रहा है कि जब इंजेक्शन दिया था तो एंटीबॉडी लेवल ज्यादा था और उसके बाद एंटीबॉडी मुसलसल गिरती गई है, यहाँ तक कि 0 हो गई है। यस और नो? यस सर। स्टेट द टाइप ऑफ इम्यूनिटी दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द इन्फेक्शन। हाँ भाई, कौन सी इंजेक्शन एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज है, कौन सी टाइप की इम्यूनिटी है? आर्टिफिशियल एंड पैसिव। क्या ये आर्टिफिशियल पैसिव है? यस और नो? यस सर। अगर बॉडी अपनी एंटीबॉडीज बना रही होती तो एंटीबॉडी लेवल तो बढ़ता ना बेटा। यस और नो? यस सर। तो ये पैसिव है क्योंकि बाहर से इंजेक्शन दिया और एंटीबॉडी परमानेंट नहीं बनी है, बल्कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिक्लाइन हुई है। इसका मतलब ये आर्टिफिशियल पैसिव है। यस और नो? Yes sir. Yes sir. पैसिव आर्टिफिशियल या आर्टिफिशियल पैसिव? आगे चलते हैं।
डिस्क्राइब फीचर ऑफ द टाइप, अरे यार ये तो माशाल्लाह बेहतरीन सवाल आ रहे हैं यार। डिस्क्राइब फीचर ऑफ द टाइप ऑफ इम्यूनिटी रिजल्टिंग फ्रॉम द इंजेक्शन गिवन एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज। किसके बारे में सवाल पूछा उसने? पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के बारे में। तो पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के बारे में 2 पॉइंट्स लिखने हैं यार। बताओ क्या पॉइंट्स होते हैं? इट इज अ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। सर शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी। Short term. डिलेड इफेक्ट या डिलेड इफेक्ट या इमीडिएट इफेक्ट? सर इमीडिएट। Immediate effect. परमानेंट इम्यूनिटी, टेम्पररी इम्यूनिटी? टेम्परेरी इम्यूनिटी। ट्रिगर इम्यून रिस्पॉन्स और डू नॉट ट्रिगर इम्यून रिस्पॉन्स? सर डू नॉट ट्रिगर इम्यून रिस्पॉन्स। मेमोरी cells are made or not made? Not made. Not made. Not made. Antibodies are made by the body or not made by the body? Not by the body. Not made by the body. कोई भी 2 बातें लिख दोगे, क्लियर है? Yes, sir. अरे फीचर्स बोला है ना, Yes, sir. फीचर तो ये सारे फीचर्स हैं। कोई भी 2 बातें मैं लिख देता हूँ। मसलन नो मेमोरी सेल्स आर मेड, नो मेमोरी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। इसी तरह शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी होती है ये, शॉर्ट टर्म, लेकिन फायदा ये होता है कि इमीडिएट इफेक्ट होता है। यस और नो? Yes, sir. इमीडिएट इफेक्ट होता है, ठीक है। इसी तरह क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज आर नॉट मेड बाय द बॉडी, एंटीबॉडीज आर नॉट मेड बाय द बॉडी। और क्या बोला था अभी मैंने, और क्या डिस्कस किया था अभी आपके साथ? शॉर्ट टर्म हो गया, टेम्पररी हो गया, इमीडिएट इफेक्ट हो गया, बस ठीक है, मोर देन इनफ है। चलो आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अभी सर वही हम सवाल। लोग तो कोई से भी 2 लिखेंगे ना? जी कोई भी 2 लिखोगे बेटा। जी गना, इसका मतलब ये है कि उसने इंजेक्शन में एंटीबॉडी डायरेक्ट दी थी गना, बिल्कुल यही मतलब। ऑलराइट अच्छा। सर, थैंक यू। क्योंकि उसने इंजेक्शन का जिक्र किया था, स्पेसिफाई तो किया नहीं था। अब भाई सवाल काफी बड़ा है यार। चलो अब सवाल क्या कहता है? इन 2021 द नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस वर एस्टिमेटेड टू बी 10.6 मिलियन। नेम द बैक्टीरियम। एक नंबर, जी बताओ कौन सा बैक्टीरियम है? सर माइकोबैक्टीरियम बोविस एंड ट्यूबरक्लोसिस। कोई भी एक लिख दोगे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस लिख दोगे या फिर Bovis. बोविस। बोवीज भी लिख सकते हो, क्योंकि बोवीज। उसने ये तो जिक्र नहीं किया ना कि कैटल वाला है कौन सा है, तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। ज्यादा कॉमन जाहिर है कि ट्यूबरक्लोसिस वाला है। अब देखो इतना लंबा पैराग्राफ, याद है टीबी डिटेल में पढ़ा है हमने? टीबी के अंदर पूरा छिल हमने पूरा वो डॉट प्रोटोकॉल और क्या क्या चैलेंजेस हैं और केस स्टडी सारा कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, सिर्फ माइकोबैक्टीरियम लिखने का नंबर नहीं है बेटा, पूरा नाम लिखने का नंबर है। अगर सिर्फ माइकोबैक्टीरियम लिख के आओगे तो नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। जो चैट में लिख रहे हो माइकोबैक्टीरियम, उनके बता रहा हूँ, सिर्फ माइकोबैक्टीरियम लिखने का नंबर नहीं मिलेगा। चलो आगे देखते हैं सवाल क्या है। आई मीन इतना लंबा पैराग्राफ है, देखना पड़ेगा क्या लिखा हुआ है। देखो भाई क्या लिखा हुआ है, मैं हाईलाइट करता जाता हूँ। टीबी इज ऑफन ट्रीटेड विद सेवरल ड्रग एट द सेम टाइम। डू वी नो दैट? आपके टीचर ने सारी बातें आपको बताई हैं। दिस इज नेसेसरी टू किल मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। दिस ट्रीटमेंट इज यूजुअली लेंथी, टेकिंग 6 months और मोर। यस और नो? हमने क्या पढ़ा था? 9 to 12 months लग जाते हैं। यस और नो? Yes, sir. Researchers investigated how the bacteria। अच्छा चलो, इससे पहले कि मैं पैराग्राफ पढ़ाऊं, मुझे बताओ कौन कौन से मेडिसिन के नाम बताए थे मैंने तुम लोगों को टीबी में? सर आइसोनाइजिड, राइफेम्पिसिन था, Streptomycin। आइसोनियाजिड था, और सर सेकंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। Streptomycin. ठीक है, ये 3 तो हमने पढ़े ही थे। और मैंने बताया था इससे ऑरेंज यूरिन आता है, याद है ना? इससे ऑरेंज यूरिन आता है। चलो अब क्या कहता है? रिसर्चर्स इन्वेस्टिगेटेड हाउ द बैक्टीरिया दैट कॉज टीबी रिएक्ट टू द प्रेजेंस ऑफ राइफेम्पिसिन। ओके, राइफेम्पिसिन की इसने बात की है। राइफेम्पिसिन इज एन एंटीबायोटिक often used in the successful treatment of TB. Researchers combined rifampicin with a colored marker dye and added colored rifampicin to culture of a living bacteria. सवाल के सिनेरियो को समझना। राइफेम्पिसिन को किसके साथ मार्क, कलर के साथ मार्कर यानी डाई के साथ मार्क किया है और एक लाइव कल्चर में डाल दिया बैक्टीरिया के। When initially viewed under microscope, the researchers could see that the colored rifampicin was present inside the cytoplasm of bacteria. क्या मतलब? बैक्टीरिया के अंदर चली गई, नहीं चली गई है? सर कलर अंदर चला गया, चली गई है, यानी बैक्टीरिया के सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से गुजर गई है। यस और नो? Yes, sir. यस सर। Hours later, the colored rifampicin was not visible under the bacterial cell. ओए ये क्या हुआ? कुछ घंटों के बाद rifampicin was not visible inside the bacterial cell, but was visible in the medium surrounding the bacterial cell. लेकिन बैक्टीरिया की जो सराउंडिंग मीडियम था उसमें विजिबल थी। अच्छा, the researchers concluded that rifampicin was being pumped out of the bacterial cell. Yes or no? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. Yes, sir. Further research showed that when some drugs commonly used to treat indigestion
were added to the bacterial cells, क्या क्या है, further research shows, further research ने क्या बताया, when some drugs commonly used to treat indigestion, indigestion का मतलब बदहजमी, were added to bacterial cultures containing colored rifampicin, the colored rifampicin stayed inside the bacterial cytoplasm. This is important information कि अब जब सीधा सीधा डाला तो उसे पंप आउट कर दिया, लेकिन जब rifampicin को किसके साथ कंबाइन किया है, बोलो, इंडाइजेशन की ट्रीटमेंट के साथ, इंडाइजेशन की जो में यूज होने वाली ड्रग्स के साथ, ठीक है, तो फिर वो स्टे कर रही है, यस और नो? यस सर। Yes, sir. ओहो, सवाल क्या है? Suggest and explain how the knowledge gained from this research could improve TB treatment and reduce the chance of rifampicin resistant bacteria developing. हाँ भाई, क्या समझ आया? सवाल में क्या क्या बताना है? सजेशन देनी है किस बारे में? फ्रॉम द रिसर्च से सजेशन देनी है कि जिससे क्या हो सके, इंप्रूव टीबी ट्रीटमेंट, टीबी का ट्रीटमेंट इंप्रूव हो सके, नंबर 1, एंड रिड्यूस द चांस ऑफ राइफेम्पिसिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया डेवलपिंग। हाँ भाई, राइफेम्पिसिन से रेजिस्टेंस जो है वो डेवलपमेंट जो हो रही है वो चेंज हो जाए, यानी वो डेवलप ना हो या वो डेवलप होना स्लो हो जाए, और जो ट्रीटमेंट है वो अच्छा हो जाए, ट्रीटमेंट इंप्रूव हो जाए। क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले क्या हमें समझ में आया कि राइफेम्पिसिन को अलोन नहीं देना है, बल्कि इंडाइजेशन ड्रग के साथ कंबाइन करके देना है, यस और नो? यस सर। Yes, India. वाई Yes, वाई sir. एक्सप्लेन भी है, वाई, क्यों ऐसा क्यों किया? क्योंकि इनडाइजेस्टिव ड्रग्स के साथ वो राइफेम्पिसिन स्टेड इनसाइड द साइटोप्लाज्म एंड विल किल बैक्टीरिया इजीली, यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, और बताओ। सर जब ड्रग कॉम्बिनेशन में दी जा रही है तो म्यूटेशन फॉर बोथ ऑफ देम बिकम्स मोर डिफिकल्ट। सॉरी, दोबारा बोलो। जब हम कॉम्बिनेशन में ड्रग दे रहे हैं पेशेंट को तो चांसेस ऑफ म्यूटेशन डिक्रीजेस कि वो दोनों एक साथ म्यूटेट हो जाए, कि वो बैक्टीरिया की म्यूटेशन का, जी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट, कि मेरे बच्चे जब आप कॉम्बिनेशन में ड्रग्स देंगे तो इट विल रिड्यूस द चांस ऑफ म्यूटेशन ऑफ द बैक्टीरिया, एंड इवेंचुअली जब वो म्यूटेट नहीं करेगा तो रेजिस्टेंस डेवलप कर पाएगा? नहीं सर। ये बात को समझना। देखो, राइफेम्पिसिन के रेफरेंस में बात करनी है, तो पहला पॉइंट तो हमें ऊपर से समझ में आ गया कि राइफेम्पिसिन, above research shows that rifampicin should be given with the indigestive drugs, as with the help of indigestion drugs it was kept, or it stayed in the cytoplasm of the bacteria and will be able to kill the bacteria more effectively, yes or no? नंबर 1। दूसरी चीज क्या कहा हमने कि मेरे बच्चे जब इफेक्टिव ट्रीटमेंट होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, चांसेस ऑफ म्यूटेशन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। चांसेस ऑफ म्यूटेशन कम होंगे तो डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है बैक्टीरिया में, जो रेजिस्टेंस आने की वो है, चांसेस है, वो भी क्या हो जाएंगे बेटा, कम हो जाएंगे। चलो बेटा, आए लिखते हैं इसको। राइफेम्पिसिन पहला मार्क देने जा रहा हूं। राइफेम्पिसिन should be given with, बोलो, indigestion drugs. ये पहला मार्क आ गया। क्यों? एक्सप्लेनेशन आ गई। एज इट रिसर्च शो, एज रिसर्च, बेटा ये किसका माइक खुल गया है? एज शोन दैट it will stay in cytoplasm of bacteria and will eventually kill the bacteria more effectively, yes or no? Yes sir. अब देखो सवाल, how could you improve TB treatment? तो आपने ही कर लिया, और फिर उसके बाद आगे इसको रिलेट किससे से करोगे? इफेक्टिव एक्शन विल लीड टू, बोलो, लेस चांस of mutation of bacteria. of mutation in bacteria, which eventually reduce development of resistance against rifampicin, yes or no? Yes, sir.
यस सर। यस सर। ठीक है जी मेरे बच्चे, ये सवाल भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। कोई मसला, कोई परेशानी तो नहीं है बेटा? नो सर। नो सर। चलो ठीक है, नो आधा सर। पेपर हमारा कंप्लीट हो गया। ये सवाल काफी लेंदी था। ठीक है, अच्छा अब बच्चे कह रहे हैं आगे दूसरी क्लास है, तो बेटा दूसरी क्लास है, मैं जरा जल्दी जल्दी कुछ, अगर कोई सॉलिड मार्क का क्वेश्चन अगर आता है एक छोटे वर्ड सर कीवर्ड का सॉलिड मार्क का ही नीचे आया था। आया था, चलो मैं जरा जी सर। वो बस वो करा दूं ताकि फिर आगे सर अगले। यही वाला। ये वाला था, ये रहा। नेम दी वाल्व लेबल्ड, ओके। ह्यूमन हार्ट का पहला सवाल आया बस। अब ठीक है, बाकी सवाल मैं नेक्स्ट का उसमें करा दूंगा। जरा मेरा दिल चाह रहा था तो जरा इसको देखो। फिगर 3.1 3.2 are diagrams of transverse section of human heart during different stages of the cardiac cycle. The section passes through the heart at a level that is just above the valves. ठीक है जी। ये फिगर 3.1 है। वाल्व आप देखिए खुले हुए नजर आ रहे हैं। यस सर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर बंद नजर आ रहे हैं वाल्व। ठीक है, नेम दी वाल्व लेबल्ड वी ऑन फिगर 3.1। कौन सा वाल्व है बच्चे? सेमी लूनार। लूनर वेल। कैसे पता चला मेरे बच्चे, कैसे पता चला? सर क्योंकि दो एक साथ क्लोज हैं और छोटे हैं, और वो दो एक साथ ओपन है और ये दोनों जब क्लोज है। कौन से सेमी लूनर है, कौन से वो हैं, कैसे पता चला? सर दोबारा वी। से अरीबा, अरीबा के बाद। पता चल गया। सर सॉरी, ये दोनों छोटे हैं। वेरी गुड। जो वाल्व छोटे हैं वो हमारे सेमिलूनर वाल्व होंगे, और जो वाल्व बड़े हैं वो कौन से होंगे? बाइकस्पिड और बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड। वेरी गुड, तो ये क्या होगा बेटा? सेमिलूनर वाल्व। कौन से वाल्व होंगे? चलो सेमी लूनर। अब बाकी इसके कल कल देखेंगे इंशाल्लाह ताला, आई मीन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अच्छा जी, और ऊपर ये देख लें, ये भी देख लें, ये क्या है बच्चों वाला, ये भी कोई स्टेट द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड लेबल सी एंड डी। देखो डायरेक्टली डायरेक्टली, ये कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है बिटवीन अमीनो एसिड? अरे ये तो पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड लिखेंगे तब भी ठीक हो जाएगा, और अगर किसी ने केमिस्ट्री की नॉलेज झाड़ दी और क्या लिख दिया, अमाइड बॉन्ड, तब भी अमाइड बॉन्ड। ठीक हो जाएगा। अगर तो केमिस्ट्री की कोवलेंट बॉन्ड वो है, लिखा है, अबे कुछ नहीं कोवेलेंट तो सर, लिखा हुआ है वो ना, तो चल। लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद क्या था? डी, डी कौन सा बॉन्ड है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, वेरी गुड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी लिख सकते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी लिख सकते हैं। तो इस तरह के सॉलिड मार्क भी हैं। ऊपर और देख लेते हैं कोई और भी है तो। अच्छा जी 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 ओके, ये है। नेम द टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप दैट हैज बीन यूज्ड टू ऑब्टेन द इमेज। ये क्या, ये 3D इमेज है? नो। कौन सी नो, माइक्रोस्कोप यूज हुई होगी? कौन सी ट्रांसमिशन माइक्रोस्कोप यूज होगी बेटा? ट्रांस TEM। सर लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप। सर ट्रांसमिशन वगैरह कब हम लिखेंगे वैसे? अबे वो तो माइक्रो स्ट्रक्चर में आता है ना, ये तो अल्लाह के बंदे सेल है अच्छा उसमें। सही है। अबे क्या कर लो, सेलुलर डिटेल थोड़ी विजिबल है, सिर्फ सेल विजिबल है ना, यस और नो? यस यस। अच्छा उसके, हाँ बोलो 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 बोलो। 3D का 3D है कि बेटा नहीं? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, सारा उस्मान कट रही है आवाज, बोलो। कैन यू सर 3D कैसे पता चलेगा कि 3D डायग्राम है या नहीं है? आंटी 3D डायग्राम तो अभी आई थी ना पुराने पेपर में, जिसमें कर्वेचर वगैरह विजिबल होते हैं। सर इसमें कॉलरा था। कॉलेरा की नहीं आई थी 3D डायग्राम? जी सर। वो तो ओके। वो तो वाजे पता चलेगा। और बेटा जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की पिक्चर्स होती हैं उसमें तो सेलुलर स्ट्रक्चर विजिबल होते हैं, यहाँ तो सेलुलर स्ट्रक्चर विजिबल नहीं है, सिर्फ सेल विजिबल है ना। दिस इज अ लाइट माइक्रोस्कोप। आगे देखो, कैलकुलेट द एक्चुअल लेंथ इन माइक्रोमीटर्स ऑफ द रूट हेयर लेबल्ड in figure 1.1. use the image length of root hair cell along xy line in your calculation. एक्चुअल लेंथ निकालनी है। क्या फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का? इमेज अपॉन AM। एक्चुअल लेंथ। मैग्निफिकेशन देखो क्या गिवन है, 84। एक्चुअल निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I अपॉन M। आई तुम्हें एक्स वाई मेजर करके निकालना है। अब मैं स्क्रीन को बड़ा छोटा करूंगा, मेरी लेंथ तो चेंज हो जाएगी, तो मैं अभी फिलहाल के लिए निकाल देता हूँ। लेकिन स्क्रीन को बड़ा छोटा करने से लेंथ क्या हो जाएगी मेरी? चेंज हो जाएगी। तो इसलिए मेरे आंसर की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस लेंथ पे निकालूं, कितनी आ रही रीडिंग? 7.3। 7.4 हो रही है मेरे ख्याल है, देखो। सर 7.4 अब हो गई। ठीक है ना, तो पेज का लेंथ चूंकि स्टैंडर्ड होता है, मैं सिर्फ कैलकुलेशन करके दिखा दूं, तो इस हिसाब से कितनी बन रही है? 7.4 सेंटीमीटर, यानी मिलीमीटर में कितनी बनेगी? 1000 मिलीमीटर। 24,000। 74 मिलीमीटर। अरे 74,000 कहाँ चला गया? सर माइक्रो में नहीं कन्वर्ट करेंगे पहले? अरे ओ लेवल भूल गए। मैग्निफिकेशन की कैलकुलेशंस आर ऑलवेज इन मिलीमीटर, देन यू कन्वर्ट योर फाइनल आंसर इनटू माइक्रोमीटर। ठीक है, आखिर में तो करना ही है ना। आखिर में तो करना ही है। तो इमेज क्या आ जाएगी बेटा? 74 बोलो
मिलीमीटर आ Divide by गई और 84. मैग्निफिकेशन कितनी थी 84 करो डिवाइड करो सर 0.88 1. 0.88 मिलीमीटर माइक्रो में कन्वर्ट करो सर तो क्या पावर लगा करोगे देंगे, पावर -6. मल्टीप्लाई बाय 1000 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 880.95 880.95 9। हाँ अब आप इसको देख लें 3SF नहीं आपको 74 इसका आ गया। अच्छा इसका आंसर जो 74 तो नहीं 7.4 होगा। क्यों बेटा 7.4 तो सेंटीमीटर था ना। हाँ ठीक है सही है सही यही आंसर है 880.9। ठीक है अच्छा आंसर ये अब चूंकि आंसर हो सकता है कि जनाब क्योंकि मैंने स्क्रीन के साइज चेंज किया, जब पेज का साइज होगा तो आंसर अलग आएगा। ठीक है क्लियर Yes, है sir. जी सर। चल बस बाकी जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। उम्मीद है कि आज का सब पेपर समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। ठीक है ना, कॉन्फिडेंस भी बढ़ा होगा इंशाल्लाह ताला। बाकी जो क्वेश्चन रह गए इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे। इंशाल्लाह रिवीजन कंटिन्यू रखें, जितना रिवीजन तगड़ा होता जाएगा उतना कॉन्फिडेंस छते फाड़ता चला जाएगा। आधा पेपर हमने पूरा कर लिया है और रिमेनिंग आधे में से इंशाल्लाह पैराग्राफ वाली क्वेश्चन इंशाल्लाह अगले सेशन में करके और फिर आगे चलेंगे। ठीक है Yes, sir. Allah Hafiz. Thank you, sir. हाफिज थैंक यू। Allah Hafiz, sir.